हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड 2019 बैच का जो कि पेपर कल है उसके बाल विकास का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो पहले पार्ट में से तो मैक्सिमम क्वेश्चन बन ही जाएगा क्योंकि पूरा अधिगम वाला और पूरा सिद्धांत कवर हो गया है और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे कि क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या एग्जाम में पूछता है। ठीक, इसके बाद आज हम लोग बुद्धि, व्यक्तित्व और बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और एक और वीडियो में सारी परिभाषाएं जो बचेंगी, रुचि, ज्ञान, स्मरण, विस्मरण, ये सब पढ़ लेंगे तो पूरा सिलेबस हम लोगों का खत्म हो जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ भी आने वाला नहीं है। तो जिन्होंने पढ़ लिया है वो उसका रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक, तो सबसे पहले जो बुद्धि है, तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। ठीक, सबसे पहले किसने किया था? गाल्टन ने। अमूर्त संप्रत्यय का मतलब यह है कि ये दिखता नहीं है, केवल हम लोग इसको कहते हैं कि नहीं बुद्धि है। ठीक, ये मस्तिष्क में होती है। इतना हो गया। फिर ये है कि बुद्धि कहते किसे हैं, तो हम लोग इसको कई रूप में कहते हैं कि जो जीवन के साथ अच्छा सामंजस्य बैठा लेता है या जीवन के साथ जो अनुकूलन कर पाता है उसके पास सबसे ज़्यादा बुद्धि है, या जीवन में समस्याओं को हल कर लेता है उसके पास सबसे ज़्यादा बुद्धि है, या जो जल्दी जल्दी सीख लेता है, अधिगम कर लेता है उसके पास ज़्यादा बुद्धि है, यानी उसके पास बुद्धि है। तो ये बहुत योग्यताओं का नाम है। तो इसी को हम लोगों ने डिफिनेशन को 3 भाग में बताया है। कई मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि समायोजन की योग्यता है। ठीक, कई लोगों ने कहा है कि सीखने की योग्यता है, यानी जो जितना जल्दी सीखता है उसके पास उतनी बुद्धि है। और किन्हीं लोगों ने कहा है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन मतलब जो आपके सामने नहीं दिख रही है और उसके बारे में आप लोग सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो ये हो गया अमूर्त चिंतन की योग्यता। ठीक, तो इसी में इसके समायोजन की योग्यता इतने लोगों ने कहा है। तो इसमें फ्रीमैन देखिए, फ्रीमैन देखिए, फ्रीमैन देखिए। तो फ्रीमैन ने क्या कहा है? समायोजन, सीखने मतलब अधिगम, और ये अमूर्त चिंतन, तीनों की योग्यता है। ये अगर परिभाषा रहेगा तो फ्रीमैन हो जाएगा। ठीक, यानी अगर परीक्षा में आएगा बुद्धि तो एक परिभाषा पे लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बनेगा। तो समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता और अमूर्त चिंतन की योग्यता। ठीक, ये सीखने की योग्यता किसने कहा है? बकिंघम। देखिए, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बकिंघम हो गया। ठीक, बुद्धि सीखने और अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है, डियरवार्न। ये डियरवार्न है ना, सीखने के साथ साथ अनुभव का लाभ उठाने के लिए बोल देंगे तो डियरवार्न हो जाएंगे। ठीक, टर्मन ने क्या कहा है? बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। देखिए, बुद्धि टर्मन है, ये अमूर्त चिंतन है। टर्मन का है अमूर्त चिंतन के बारे में। ठीक, विनय ने कहा है बुद्धि में 4 शब्द निहित है। ठीक, हो गया। बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? कार्य करने की योग्यता है। ठीक, फिर वुडरो ने क्या कहा है? ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। और रास ने कहा है कि नवीन परिस्थितियों से चेतना अनुकूल वृद्धि होती है। ठीक, ये देख लेते हैं, बस 1-2 परिभाषा याद कर लेंगे, हो जाएगा। एक बार देख लेंगे और इन्हीं में से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी कभी दे देता है क्वेश्चन और ऑप्शन में दे देता है 4 ऑप्शन की, किसका कथन है। ठीक, तो बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो बुद्धि दो तरह से होती है। ठीक, एक ठंडाइक का विभाजन है और एक गैरिट का विभाजन। तो ठंडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है और गैरिट ने भी बताई है 3 प्रकार की। यानी पूछेगा कि गैरिट के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि, तो 3 प्रकार के। ठंडाइक के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि? 3 प्रकार की। तो अंतर क्या है इसमें? इन्होंने यांत्रिक बुद्धि बताई है, अमूर्त बुद्धि बताई है और सामाजिक बुद्धि बताई है। तो अमूर्त और सामाजिक तो इन्होंने भी बताई है, बस इन्होंने यांत्रिक को क्या कहा है? मूर्त बुद्धि कहा है। गैरिट ने क्या कहा है? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। और ठंडाइक ने क्या कहा है? यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। अमूर्त और सामाजिक दोनों में है, बस एक यांत्रिक बुद्धि यानी मैकेनिकल बुद्धि। और दोनों का मतलब ये देखें, मूर्त बुद्धि मतलब इंद्रियों के द्वारा कोई कार्य अगर हम लोग करते हैं, ठीक, यानी जो दिखता है उसके बारे में अगर हम लोग चिंतन करेंगे, उसके बारे में अगर सीखेंगे। यांत्रिक बुद्धि मतलब मशीन। स्थूल बुद्धि मतलब जो अस्पष्ट दिखाई देता है। ठीक, मूर्त मतलब जो अस्पष्ट दिखाई देता है, उसको छू सकते हैं। तो स्थूल बुद्धि, मूर्त बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। ठीक, तो उन उपकरणों का जो प्रयोग कर पाता है, वो समझ पाता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके पास क्या होती है? यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब होता है कि मशीन, जो मशीनों को भली भांति समझ पाए, उसका प्रयोग कर पाए, इसमें क्या होती है? यांत्रिक बुद्धि। ये किस में होती है? इंजीनियर में होती है, मशीनों को समझ पाता है। कारीगर में होती है, मैकेनिकल लिखा है देखिए। इतिहासकार में होती है, वास्तुकार में होती है, डॉक्टर भी होती है, डॉक्टर भी मशीनों का इस्तेमाल करता है। ठीक, व्यापारी भी मशीनों का इस्तेमाल कुछ करते हैं, ठीक, वजन वाले में। तो ये हो गया। अमूर्त बुद्धि मतलब जो तर्क वितर्क कर पाए, ज़्यादा चिंतन कर पाए, अमूर्त चिंतन कर पाए। वैज्ञानिक में होगा, कलाकार में होगा, चित्रकार में होगा और दार्शनिक में होगा। ठीक, जैसे चित्रकार जो बनाता है तो उसमें क्या कल्पना करके बनाता है चित्रों को, तो ये हो गया।
सामाजिक बुद्धि किसमें होती है? राजनेता में होती है। इतना हो गया क्लियर। ठीक, दो प्रकार से विभाजन हो गया। ठंडाइक ने 3 प्रकार से, गैरिट ने 3 प्रकार से। ठीक, ठंडाइक ने क्या कहा है? यांत्रिक। यहाँ ने क्या है? गैरिट ने क्या है? मूर्त। ठीक, इसको देख लेंगे। अब बुद्धि की विशेषताएं हैं, जैसे अधिगम की विशेषताएं पूछती हैं तो बुद्धि की विशेषताएं भी पूछती हैं। ठीक, तो ये पूछेगा क्या? बुद्धि की विशेषताएं बताइए। तो ये तो एक लिख देंगे, बुद्धि एक जन्मजात प्राकृतिक योग्यता है, यानी सबके पास बुद्धि होती है, यानी एक सार्वभौमिक होती है, ये सार्वभौमिक भी लिख देंगे। ठीक, बुद्धि क्या है? अमूर्त संप्रत्यय, ऊपर बताया गया है। बुद्धि परिवर्तनशील होता है, विकासशील होता है, यानी बुद्धि समय के साथ बदलता रहता है। ये देखिए फिर वही आ गया, बुद्धि समायोजन, सीखने और अमूर्त चिंतन का नाम है, 3 लिख देंगे। ठीक, बुद्धि पर वंशानुक्रम, सबका जिसका जिसका प्रभाव पड़ता है, ये भी लिख देंगे। ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक, ये हो गया। अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, तर्क वितर्क, सत्य असत्य में अंतर कर पाता है तो उसके पास उतनी ही बुद्धि है। ठीक, जो अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, तर्क वितर्क, सत्य असत्य में अंतर कर पाएगा उसके पास उतनी ही बुद्धि है। जैसे इसमें एक है, लंबवत रूप क्या है बुद्धि का और क्षैतिज रूप क्या है? 0 से 16 वर्ष तक हम लोग सीखते हैं, लगभग हम लोग 90% भाग अपना सीख लेते हैं। तो 0 से 16 वर्ष तक तो ये लंबवत रूप में चलता है, फिर उसके बाद ये धीरे हो जाता है विकास। तो ये क्या है? क्षैतिजीय रूप है, और फिर मृत्यु हो जाती है। तो इसको याद रखेंगे। तो ये हो गया। बुद्धि को प्रभावित कौन करेंगे? तो वातावरण करेंगे, वंशानुक्रम करेंगे, और वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया करेंगे, यानी दोनों को मिला के। ठीक, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है इसको वातावरण प्रभावित करता है। जैसे ये लिखा है, बुद्धि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक पूछेगा तो वातावरण होगा, लेकिन अगर पूछ जाए कौन प्रभावित करता है तो वातावरण भी करता है, वंशानुक्रम भी करता है। ठीक, यानी कि जिस वातावरण में रहेगा उसकी बुद्धि उसी के हिसाब से रहेगी, उस वातावरण के हिसाब से। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अब बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों को देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का लगभग पूछता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था, तो इसको देखेंगे। एक तत्व का सिद्धांत और एक कारकीय सिद्धांत, यानी जिसमें उन्होंने कहा कि बुद्धि में एक कारक केवल होता है, एक तत्व होता है, ये अविभाज्य इकाई है। इन्होंने कहा कि अगर कोई एक है उसके पास समस्या और उसका समाधान करने में बालक अगर प्रतिभाशाली है तो और भी समस्याएं आएंगी तो उसका भी समाधान वो आसानी से कर देगा। तो ये है निरंकुशवादी सिद्धांत है, इसकी बहुत आलोचना हुई है। ठीक, तो बुद्धि का प्रथम सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने। ठीक, अल्फ्रेड बिने ने दिया था, ये याद रहेगा। अब आते हैं द्विकारक सिद्धांत और त्रिखंड सिद्धांत, त्रिकारकीय सिद्धांत। तो दोनों किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। दोनों सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। ठीक, सबसे पहले तो इन्होंने 2 कारक बताए, एक होता है सामान्य कारक जो कि जन्मजात होता है, और एक होता है अर्जित कारक जो कि हम लोग अर्जित करते हैं। ठीक, तो जन्मजात कारक क्या होता है? जी फैक्टर इसको कहते हैं, इसको कहते हैं यस फैक्टर, स्पेशल फैक्टर। ठीक, तो सामान्य कारक पहले रहता है और इससे ही यस फैक्टर का निर्माण होता है, जन्मजात कारक से ही। ठीक, इसमें सामंजस्य बैठा के। तो ये देखिए लिखा है चित्र, ऐसे ये जी फैक्टर है और ये ऐसे ऐसे यस फैक्टर है। ठीक, त्रिखंड में क्या हो गया कि दोनों में कुछ कॉमन पार्ट भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें दोनों प्रकार के वो होता है, जन्मजात कारक भी होते हैं और अर्जित कारक भी होते हैं। तो ये क्या हो जाए? त्रिखंड का। तो ये स्पीयरमैन ने दिया था, इसको याद रखेंगे। बहुकारकीय सिद्धांत किसने दिया था? तो ठंडाइक ने दिया था। ठीक, ठंडाइक ने कहा था कि बहुत कारक होते हैं, ये है ना बिंदी बिंदी, तो ये बहुत सारे कारक हैं, तो इसीलिए इसमें ये बालू की तरह है, तो इसे बालू का सिद्धांत करते हैं, कभी कभी दे देगा। बालू का सिद्धांत किसने दिया था? तो ठंडाइक ने। कभी कभी कहेगा परमाणुवादी सिद्धांत। देखिए छोटा छोटा क्या है? परमाणु अभिजावाद सूक्ष्म कर है ना, तो इसको परमाणुवादी कहा है। ठीक, तो परमाणुवादी सिद्धांत है। ठीक, जिस व्यक्ति में इन्होंने कहा है जितनी उभयनिष्ठता होगी वह उतना ही बुद्धिमान होगा। तो इन्होंने उसमें भी दिया था सदस्यता का नियम। ठीक, गौण नियम में एक था कि जो जितना समानता रहेगा सब्जेक्ट में तो उतना ही ज्यादा सीखेगा, उतना ही ज्यादा। इसमें बुद्धि में भी इन्होंने दे दिया और अधिगम हस्तांतरण में भी दिया था इन्होंने। ठीक, सदस्यता वाला नियम 3 जगह इनका नियम है ठंडाइक का। ठीक, अब समूह कारकीय सिद्धांत जो कि पिछले साल एग्जाम में आया था, तो सब लोग अभी तक यहीं तक पढ़ते थे कि, लेकिन अगर ये सब आ जाए एग्जाम में समूह कारकीय सिद्धांत, तो थर्स्टन ने दिया था। इन्होंने 7 कारक बताए थे। ठीक, 7 कारक बताए थे। कौन सा? आंकिक और शाब्दिक। ठीक, अंक वाला, शब्द वाला, फिर स्थानिक और दैशिक मतलब चित्रकार में जो कल्पना कर पाए, तार्किक मतलब जो ज्यादा तर्क कर पाए, यानी मैथमेटिकल हो गया, अंक हो गया, शाब्दिक हो गया, तार्किक हो गया, शब्द प्रवाह वाला हो गया। ठीक, और प्रत्यात्मक हो गया। ठीक, और ये वाद करने की क्षमता। ठीक, ये हो गया। तो ये 7 कारक हैं।
इसको देख लेंगे। जैसे एक का बालक मकान का चित्र बना रहा है तो उसमें लुईस थॉम्सन के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि है, तो स्थानिक बुद्धि ये हो गया। त्रिआयामी सिद्धांत कहा जाएगा अगर पूछेगा तो गिलफोर्ड, लेकिन अगर त्रितंत्रीय पूछ देगा तो स्टेनबर्ग। ठीक, त्रितंत्रीय पूछ देगा तो स्टेनबर्ग, इसको याद रखेंगे, स्टेनबर्ग त्रितंत्रीय सिद्धांत। लेकिन त्रिआयामी पूछेगा तो इसके 3 आयाम होते हैं, बस इतना ही याद रखिए। ठीक, अब इसके अलावा कुछ मत याद रखिए। ठीक, ये सब छोड़ दिए। कैटल और हार्न, ठोस और तरल बुद्धि का सिद्धांत पूछेगा तो कैटल और हार्न का सिद्धांत कहेंगे, कैटल कहेंगे। ठीक, इन्होंने 2 भाग में बताया, तरल बुद्धि होती है, एक ठोस बुद्धि होती है। ठीक, आयु के अनुसार चलती है। ठीक, तो इन्होंने कहा तरल बुद्धि मतलब ये जन्मजात योग्यता होती है तर्क निकालने की, और ये ठोस बुद्धि मतलब प्रशिक्षण के द्वारा कुछ प्राप्त होता है जन्म से मृत्यु तक। तो ये हो जाएगा जानवी कराल त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय रहेगा तो कैराल, त्रितंत्रीय रहेगा तो गिलफोर्ड, और उसके अलावा त्रितंत्रीय रहेगा तो स्टेनबर्ग। ठीक, ये याद रखेंगे एकदम, ये याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। पूछेगा बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने बुद्धि में 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो इन्होंने वही भाषाई बुद्धि, जो भाषा रहेगा, तार्किक बुद्धि तर्क वाले में, स्थानिक बुद्धि कल्पना वाले में, वही शारीरिक बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि संगीतज्ञ में, ये याद रखेंगे। अंतरा व्यक्ति कहेगा कि जो दूसरों को समझ पाए, तो ये क्या होगा, अंतरा व्यक्ति मतलब जो खुद को समझ पाए, अपने आप को समझ पाए, और अंतर मतलब दूसरों को समझ पाए। तो अंतरा व्यक्ति और अंतर व्यक्ति को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इस अंतरा मतलब खुद को, और अंतर रहेगा तो दूसरों को समझ पाए, तो वो होगा क्या हो जाएगा, अंतरा व्यक्ति। ठीक, जो दूसरों को समझ पाएगा अंतर व्यक्ति, जो खुद को समझ पाएगा वो अंतर व्यक्ति। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। अब देखिए वही लिखा है त्रितंत्रीय, देखिए स्टेनबर्ग लिखा है, बस इसके अलावा नहीं आएगा। अब आएगा सीधा क्या, बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है, ये आएगा। तो इससे पहले सबसे पहले क्या होता था, शरीर को ही हम लोग क्या करते थे, शरीर रचना के आधार पर बुद्धि का विभाजन किया जाता था। फिर उसके बाद मानसिक आयु, जब विनय आए तो 1905 में इन्होंने विकास किया, तो ये मानसिक आयु का संप्रत्यय लेके आए। फिर इसके बाद बुद्धि लब्धि के आधार पर होने लगा मापन 1911 के बाद। ठीक, तो 3 काल में बांटेंगे। विनय से पूर्व के काल में शरीर के आधार पर, जैसे मोटा है तो प्रतिभाशाली है, मांसपेशियां हिष्ट पुष्ट है तो ये प्रतिभाशाली है। तो ऐसे शरीर रचना की दृष्टि से बुद्धि मापन होता था। और सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। ठीक, और कैटल ने बुद्धि मापन शब्द का प्रयोग किया। इतना हो जाएगा। बुद्धि का प्रयोग गाल्टन, कैटल ने बुद्धि मापन का प्रयोग किया। ठीक, विनय के काल में देखते हैं, उन्होंने मानसिक आयु के बारे में बताया कि मानसिक आयु होता क्या है। ठीक, तो इन्होंने उच्च, सामान्य और मंद, ठीक, 3 प्रकार के बालकों का पता लगाया कि ये 3 प्रकार को बांटा कि एक में उच्च बुद्धि, सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं। ठीक, तो ये फ्रांस के थे। ठीक, तो ये अध्यापक थे, छोड़िए ये सब क्या थी, ये सब कोई मतलब नहीं है। तो ये कौन सा परीक्षा था, एक शाब्दिक परीक्षा था। इसका क्या नाम है, विनय साइमन बुद्धि परीक्षा। कब आया था, 1905। किसके लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए। ठीक, छोटे बालकों के लिए था। फ्रांस के थे तो फ्रांस भाषा में किए थे। शाब्दिक परीक्षा था पढ़े लिखे लोगों के लिए। इसका आधार क्या था, मानसिक आयु। ठीक, विनय द्वारा सर्वप्रथम परिपालन किया गया। ठीक, बुद्धि मापन का सफल सबसे पहले वैज्ञानिक परीक्षण किसने किया, इसने किया। तो इसमें संशोधन किया गया था प्रथम 1908 में 3 से 11 वर्ष के लिए होगा। फिर द्वितीय संशोधन करके 1911 में 3 से 16 वर्ष के लिए कर दिया गया। ठीक, तो ये बुद्धि लब्धि का परिभाषा किसने दिया था, तो अस्टर्न ने। ठीक, पूछेगा कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तो अस्टर्न ने, याद रहेगा। अस्टर्न ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। क्या, मानसिक आयु बता में वास्तविक आयु इंटू 100। ये क्वेश्चन पूछेगा, आपको दे देगा मानसिक आयु जैसे 5 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष, तो कहेगा बुद्धि लब्धि कितनी है, इसको कटा देंगे तो कितना आएगा, 50 हो जाएगा। फिर पूछ देगा किस श्रेणी में आता है, ये भी पूछ सकता है। तो इससे बुद्धि लब्धि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बुद्धि लब्धि को नहीं छोड़ के जाएंगे। ठीक, मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो विनय ने। ठीक, अब इसके बाद विनय के बाद का काल आता है आधुनिक काल। तो इसके बाद बुद्धि लब्धि पे किया जाने लगा, और ये किसने किया था, तरमन ने। और इन्होंने एक चार्ट दिया। ठीक, ये सूत्र कौन दिया था, मेंटल एज अपन CA/MA/CA। ठीक, मानसिक आयु और वास्तविक आयु इंटू 100। ये किसने दिया था, स्टर्न ने। और टर्मन ने बताया था कि किसमें किस प्रकार की बुद्धि होती है। तो इसको देखेंगे, जैसे ये दिया है मानसिक आयु 8 वर्ष,
वास्तविक 10 तो 80 हो गया बुद्धि लब्धि। तो तरमन ने वर्गीकरण किया है, तो मेन क्या याद रखना है, 40 और 140 से ऊपर हो जाएगा बुद्धि लब्धि, तो ये क्या होगा, प्रतिभाशाली। ये 90 से 109 वाला याद करेंगे, क्या, सामान्य और औसत, इसको याद रखेंगे। सामान्य औसत वाला ये पूछता है ज्यादा। 90 से 109 क्या है, सामान्य और औसत। 109 से अधिक होगा तो सामान्य से अधिक, 90 से कम होगा तो सामान्य से कम होगा, ठीक। तो 110 से 119 सामान्य से अधिक, ये नहीं पूछता है सब ज्यादा। ज्यादा क्या पूछेगा, प्रतिभाशाली पूछेगा तो 140 से अधिक, ठीक। सामान्य और अधिक पूछता है बार बार, तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है। और ये सब भी देख लेंगे, इसी सामान्य से अधिक हो जाएगा, फिर उससे अधिक होगा तो तीव्र होगा, फिर प्रखर होगा, फिर प्रतिभाशाली हो जाएगा, ठीक। ये 25 से कम होगा तो जड़ बुद्धि होगा, ये याद रखेंगे। फिर 25 से 49 रहेगा तो मूढ़ होगा, और 50 से 69 में मूर्ख होगा, ठीक। ये हो जाएगा। फिर मानसिक आयु, ठीक। तो तरमन 4 बुद्धि, ये इससे नहीं मतलब है, ठीक है। बैस्वर बेसेल्यू बुद्धि परीक्षण होता है, ठीक। ये चिकित्सालय का नाम था और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे, ठीक। मापनी, इन्होंने वेस्लर मापने का निर्माण किया इन्होंने, ठीक। तो ये क्या है, वेस्लर बच्चे का बुद्धि छोड़ दीजिए ये सब। तो इन्होंने 3 प्रकार के ये सब है। आर्मी अल्फा परीक्षण पूछेगा, इनमें से कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है, तो आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, ये सब क्या है, बुद्धि का परीक्षण है, ठीक। ये अशाब्दिक है, बीटा वाला क्या है, अशाब्दिक है। पूछेगा आर्मी बीटा परीक्षण है तो क्या है, अशाब्दिक है। आर्मी कक्षा पर अल्फा परीक्षण तो शाब्दिक है। पहले क्या आता है, अल्फा, फिर आता है बीटा, फिर शाब्दिक पहले, फिर बाद में अशाब्दिक, ठीक। पढ़े लिखों के लिए, ये दोनों के लिए, ठीक। ये किसके लिए हुआ था, वहां पे सैनिकों के लिए दर्शन हुआ था। और भारत में प्रथम कब हुआ था, तो विनय हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट, इसका CH राइस, इसको याद रखेंगे, ये भी शाब्दिक था। और भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण हुआ था, तो प्रथम ये अशाब्दिक था, भाटिया वाला अशाब्दिक, विनय हिंदुस्तानी वाला ये शाब्दिक था। तो इन्हें कौन किया था, CM भाटिया, चंद्र मोहन भाटिया के द्वारा किया गया था, ठीक। ये अशाब्दिक है, ये हो गया। अब बुद्धि परीक्षण के प्रकार होता है, व्यक्तिगत परीक्षण होता है, सामूहिक परीक्षण होगा। व्यक्तिगत मतलब एक लोगों का होगा परीक्षण, सामूहिक मतलब कई लोगों का, ये सब छोड़ देंगे। संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत गोलमैन, इसका संप्रत्यय किसने दिया था, गोलमैन। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक। ये हो जाएगा। संवेग को पढ़ेंगे बाद में, डेनियल गोलमैन, ये याद रहेगा। इन्होंने क्या कहा था, संवेगात्मक बुद्धि ऊपर कर दिया था, यह वास्तविक बुद्धि × 100 हो गया। व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक। इन्होंने किसने दिया था, फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता का विचार प्रस्तुत किया था, ठीक। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें मात्रात्मक संख्यात्मक विभेदन होता है, ठीक। गुणात्मक नहीं होता है, केवल संख्या के रूप में विभेद किया जाता है, तो ये सब उतना नहीं देखेंगे। मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का अंग है, यानी जिसका मापन किया जा सके वो क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का अंग है। इसके अलावा देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता किसमें भिन्न होता है, ये सब है, ये क्षेत्र है, इसको छोड़ देंगे। अब आते हैं व्यक्तित्व पे। व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी क्या है, लैटिन भाषा के पर्सोना से है, इसका अर्थ है मुखौटा, ठीक। तो इसकी अवधारणा प्राचीन रूप में क्या थी, हम लोग जैसे बाहर देखते थे कि लड़का जैसे हिस्ट पुष्ट है, उसका पर्सनालिटी मतलब अधिक है, जैसे नहीं कहते हैं कि इसका पर्सनालिटी सही है, तो कैसे हम लोग अनुमान लगाते हैं, अभी भी लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन अब क्या है, बाह्य रूप और आंतरिक रूप, उसके पास कितनी बुद्धि है, कितना टैलेंटेड है, सब कुछ देखा जाता है। तो ये क्या है, आधुनिक रूप है, ठीक। तो ये क्या है, व्यक्तित्व मतलब नकारात्मक और सकारात्मक 2 प्रकार से हो सकता है, ठीक। इसको देखेंगे, परिभाषा को देखेंगे। गिलफोर्ड है ना, तो ग से गिलफोर्ड, ग से गुड़, तो गुड़ों का समन्वित रूप गिलफोर्ड हो गया। विलियम वुडवर्थ में 2 बार वो है, तो व्यवहार की विशेषता है, याद रहेगा ऐसे। वैलेंटाइन जन्मजात प्लस अर्जित है। डेसिल को याद रखेंगे, संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। और अल्पोर्ट का एकदम इंपॉर्टेंट है, देखिए लिखा भी है, ये पूछ भी देता है, इसको याद रखिएगा। मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन याद रहेगा, जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है, ठीक। तो वातावरण के साथ अनूठा को इन्होंने हटा के 1961 में संशोधन किया और विशिष्ट व्यवहार व विचार लिख दिया। तो कोई मतलब नहीं है, ये मनोदैहिक गुणों और ज्ञातात्मक संगठन याद रखेंगे। गिलफोर्ड मतलब गुणों का, विलियम वुडवर्थ मतलब व्यवहार की विशेषता, वैलेंटाइन मतलब जन्मजात प्लस अर्जित, डेसिल मतलब संगठित व्यवहार, ठीक। व्यक्तित्व के सिद्धांतों को पता रहना चाहिए। सील गुण का सिद्धांत किसने दिया था, तो आल्पोर्ट और कैटल का है सील गुण का सिद्धांत। दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा, इसका व्यक्तित्व के सील गुणों का सिद्धांत।
मूल्य दृष्टि के आधार पर किसने वर्णन किया? स्प्रेंगर ने। सामाजिक दृष्टिकोण मतलब अंतर व्यक्ति, बहिर्व्यक्ति, ये सब होता है, उभयमुखी व्यक्तित्व होता है, ये कार्ल और युंग ने। ठीक। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड, ये याद रखेंगे, सीधा सीधा पूछेगा। शरीर रचना के आधार पर शेल्डन और क्रेसमर। ठीक, शेल्डन और क्रेसमर ने, तो इसको याद रखेंगे। तो इसको देखेंगे। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने जन्मजात कहा है और अर्जित कहा है। तो इसने अचेतन मन को क्या कहा है? जन्मजात। 90% बुद्धि ये व्यक्तित्व इसी से होता है, अचेतन मन। फिर उसके बाद अर्धचेतन और चेतन मन। चेतन मन क्या होता है? 10% और अर्धचेतन मन ये अर्जित होता है। इसको इदम, अहम और पराहम ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको देख लीजिएगा। अचेतन मन, अर्धचेतन मन, चेतन मन। ठीक है, अचेतन मन ही व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। 90% होता है भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, ये सब किसमें होती है? दमित इच्छाएं जो होती हैं, अगणित, गहराई, अनैतिक, असामाजिक होता है। ठीक, ये सब छोड़िए। मूल प्रवृत्ति को यौन ऊर्जा कहते हैं। ये किसने? लिबिडो कहा है। किसने? फ्रायड ने। ठीक, फ्रायड ने। ये सब छोड़ दीजिए। शरीर रचना के आधार पर दो लोगों ने, एक होता है शेल्डन और एक होता है क्रेसमर। शेल्डन का याद रखेंगे कार, और क्रेसमर है क है तो काय। ठीक, कार और काय याद रखेंगे। देखिए इसमें क्रेसमर में र है तो इसमें र नहीं है, जिसमें र है उसमें र नहीं लिखना है। इसमें र नहीं है तो र लिखना है कार। इसमें क्रेसमर में क और र है ना, तो इसमें र नहीं लिखना है। ऐसे याद करेंगे। तो इसने क्या कहा था? गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, और इसने क्रिसकाय, सुडौलकाय और स्थूलकाय, इसको याद रखेंगे। लंबकाय दोनों में है, सुडौलकाय, ठीक, और क्रिसकाय, इसको देख लेंगे। शील गुणों का सिद्धांत किसने दिया था? अल्पोर्ट। एक सामान्य शील गुण और एक विशिष्ट शील गुण, बस इतना ही याद रखेंगे। शील गुणों का सिद्धांत और किसने किया था? कैटल ने दिया था। ठीक, तो इन्होंने 16 व्यक्तित्व कारक बताए थे, इसको याद रखेंगे। पूछे कैटल ने कितने व्यक्तित्व कारक बताए थे? तो 16 व्यक्तित्व कारक बताए थे, ये याद रहेगा, ये पूछ देगा। मांग और आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने 5 प्रकार की मांग बताई थी। पहले शारीरिक मांग होती है, दैहिक मांग, फिर हम लोग को सुरक्षा भी चाहिए, फिर सुरक्षा हो जाएगा तो समाज की मांग चाहिए, और समाज में हमको क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, और सम्मान में क्या चाहिए? हमको आत्मसिद्धि चाहिए। तो ये 5 चीजें उन्होंने बताई थी। शारीरिक मांग, फिर सुरक्षा, फिर समाज चाहिए, समाज में क्या चाहिए? सम्मान चाहिए और आत्मसिद्धि भी चाहिए। ठीक, अब सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर कार्ल युंग अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, और मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर स्प्रेंगर ने, इन्होंने कितने मूल्य बताए हैं? तो 6 प्रकार के मूल्य बताए हैं। सैद्धांतिक व्यक्तित्व, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कलात्मक। एक याद रखना पड़ेगा कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक 4 तो ये सबको याद रहता है, और कलात्मक और सैद्धांतिक व्यक्तित्व होता है। ये विद्वानों को अधिक पसंद आते हैं। कलात्मक मतलब चित्रकार और साहित्यकार को। ठीक, अब व्यक्तित्व मापन की विधियां है, ये पूछा जाता है बार बार, वो पूछेगा और उसका नाम दे देगा कि ये किसकी विधियां है। तो व्यक्तित्व मापन की 3 विधियां हैं, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि। ठीक, तो एक समय में अगर एक व्यक्ति का मापन होगा तो आत्मनिष्ठ विधि, एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का मापन होगा तो वस्तुनिष्ठ विधि। यानी प्रश्न पूछ के, वस्तुनिष्ठ मतलब ये ऑब्जेक्टिव होता है ना, इसको ऑब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। और प्रक्षेपी विधि मतलब कुछ प्रश्न इनडायरेक्टली पूछा जाएगा और आपसे कुछ निकलवाया जाएगा। जैसे हम लोग अगर कुछ चीज, अगर आप लोग कुछ किए होंगे और आपको उल्टा बोला जाता है तो आप लोग सही बता देते हैं कि नहीं हम लोग ये किए हैं। अगर सीधा बोल देंगे कि अरे आप ये काम किए हैं तो आप कहेंगे नहीं किए हैं, किए रहेंगे तब भी। तो ये क्या है? प्रक्षेपी विधि, आपसे निकलवाया जाएगा। तो इसके क्वेश्चन होते हैं, वैसे बनाई जाती है। तो इसको देखेंगे कौन कौन सी होती है। आत्मनिष्ठ विधि मतलब एक तो इंटरव्यू वाला हो गया, जीवन इतिहास विधि और अवलोकन विधि। ठीक, इसमें वस्तुनिष्ठ मतलब प्रश्नावली का निर्माण किया था। प्रश्नावली विधि के जनक किसने किया था? प्रश्नावली का वुडवर्थ जनक है। निर्धारण मापनी का निर्माण किया था, क्रम निर्धारण मापनी लुईस थर्सन ने निर्माण किया। समाजमिति विधि जे.आर. मरीनो, ये उसमें बताया गया था अभी। और ये क्या है? साहचर्य प्रवृत्ति, रचना पूर्ति, कर्म, वाक्य पूर्ति, ये सब है। ये सब याद रखेंगे। स्याही धब्बा परीक्षण, TAT, CAT, SAT, तो इसी को देखते हैं, सीधा यही आएगा परीक्षा में। ठीक, ये प्रश्नावली विधि वुडवर्थ, निर्धारण में अपने कार्ल्टन, और ये क्रम निर्धारण में अपने थर्स्टन। ठीक, ये हो गया। सबसे पहले ये होगा प्रक्षेपी विधियों में अप्रत्यक्ष तरीके से जो अध्ययन होगा। 90% किससे होता है? अचेतन मन में होता है सभी चीजें। ठीक, तो ये इसको देखेंगे। IBT मतलब स्याही धब्बा परीक्षण, ये किसका है?
हरमन रोडसा का कब दिया गया था? 1921 में। सीधा पूछेगा कि स्याही धब्बा परीक्षण किसका है, या सीधा सीधा पूछेगा इनमें से कौन व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं है, तो इसको याद रखेंगे IBT और स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोडसा। इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। काला सफेद 2, 3 बहुरंगी, 5 3 प्रकार का कलर होता है, काला सफेद लाल। इसमें चित्र दिखाकर पूछा जाता है, तो ये सब छोड़ दीजिए, बस याद रखिए हरमन रोडसा। फिर TAT पूछेगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, तो ये क्या है? मार्गन एवं मूरे। TAT मार्गन एवं मूरे प्रासंगिक अंतर्बोध। फिर बालक अंतर्बोध पूछेगा चाइल्ड CAT 10 वर्ष के बालकों के लिए। कुल कार्ड इसमें भी 10 होते हैं, इसमें कार्ड 31 होते हैं। ठीक, ये 10 हो गया। तो ये किसने किया था? लियोपोल्ड ब्लैक। ठीक, लियोपोल्ड बेलक ने ये भी किया था, SAT यानी CAT SAT, ये हो गया बेलक, लियोपोल्ड बेलक। ठीक, ये 50 वर्ष से अधिक के वरिष्ठों के लिए होता है। अंतर्बोध परीक्षण होता है लास्ट वाला, ये बालक अंतर्बोध परीक्षा, ये वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षा। और प्रासंगिक वाला मार्गन एवं मूरे, और ये हरमन रोडसा। याद रहेगा स्याही धब्बा हरमन रोडसा, ये मार्गन एवं मूरे लियोपोल्ड बेलक और लियोपोल्ड बेलक, ये दोनों इसमें हो गया। कार्ड नहीं याद रखना है। इसके बाद ये हो गया वंशानुक्रम और वातावरण देखेंगे। तो जो माता पिता और पूर्वजनों से प्राप्त होता है शारीरिक और मानसिक विशेषता, ये इसको क्या कहेंगे? वंशानुक्रम करेंगे। ठीक, और वातावरण मतलब जो वातावरण से प्राप्त होता है, ये सबको आपको पता है, तो इसको नियम को बस याद रखेंगे। ठीक, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। ठीक, समानता मतलब माता पिता के समान पुत्रों के लक्षण रहेंगे समानता, जो भिन्न रहेगा भिन्न, और प्रत्यागमन इसके विपरीत रहेगा उससे, तो क्या होगा? अब इसको याद रखेंगे। जनन द्रव्यों का निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था? बीजमैन ने। ठीक, उपर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत ये कौन है? बीजमैन। उपर्जित गुणों का, ठीक, उपर्जित गुणों का संक्रमण और संचरण का सिद्धांत बीजमैन। 2 हो गया जनन द्रव्य उपर्जित। ठीक, उपर्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत लैमार्क। ठीक, और जैव सांख्यिकी के सिद्धांत गाल्टन। इसको एक बार बस देख लेंगे। बीजमैन जनन द्रव्य वाला, उपर्जित गुणों का संचरण लैमार्क, असंचरण वाला बीजमैन। ठीक, उपर्जित गुणों का वंशगति लैमार्क और असंचरण हो जाएगा तो बीजमैन, और जैव सांख्यिकी के सिद्धांत गाल्टन। इतना याद हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। ये सब तो आप लोग कर ही लेंगे। सीखने का वक्र बता दिए हैं चारों नतोदर। इस अधिगम पठार भी बताया गया है कि प्रक्रिया में कभी कभी हम ज़्यादा सीखते हैं तो कभी कभी हम धीरे सीखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है सीखने में उन्नति नहीं होती। तो ये सब बता दिया गया है कल ही। तो ये हो गया एक चीज़। अब इसके बाद आते हैं बाल विकास की विशेषताओं पे कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले तो बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो स्टेनली हॉल। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टेनली हॉल। तो ये देखिए बालक में लिखा है विकास का मतलब ही होता है परिवर्तन, यानी 0 से 18 वर्ष तक बालक के विकास में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? बाल विकास। 3 भाग में बताया जाएगा। ठीक, ये पहली परिभाषा नहीं पूछेगा। बाल मनोविज्ञान के जनक स्टेनली हॉल, ये याद रहेगा, और सब छोड़िए। ये वही लिखा है कि बालक और विकास मतलब होता है परिवर्तन। कैसा परिवर्तन हो सकता है? शारीरिक परिवर्तन या मानसिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। और गुणात्मक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? दोनों परिवर्तन, शारीरिक और मानसिक साथ साथ रहेगा तो गुणात्मक परिवर्तन। इतना याद हो जाएगा। तो इसका जिस शाखा में हम करेंगे अध्ययन, इसको क्या कहेंगे? बाल विकास। लेकिन बाल विकास में सम्मिलित होता है तो गुणात्मक विकास, यानी शारीरिक प्लस मानसिक दोनों हो गया। ठीक, मात्रात्मक भी होता है, ये हो गया। बालक के सामाजिक विकास किस पक्ष में होता है? तो गुणात्मक पक्ष। ठीक, विकास वही परिवर्तन लिखा है, वंशानुक्रम और वातावरण। देखिए बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की। ऑप्शन ऐसे देगा कि 50% 50%, तब भी हम नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? ये गुणनफल होते हैं। और ये किसने कहा है? तो वुडवर्थ ने। ठीक, ये याद रहेगा। ठीक, ये हो जाएगा। बालक का विकास होता है वंशानुक्रम इंटू वातावरण, वुडवर्थ का कथन हो गया। 0 से 6 वर्ष होगा, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था और 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था, याद रहेगा। अब सीधा सीधा पढ़ते हैं शैशवावस्था के बारे में। जन्म से 5 या 6 वर्ष। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। वैलेंटाइन को सीखने का आदर्श काल कहेगा तो वैलेंटाइन किसका? शैशवावस्था। यहीं पे याद करेंगे। सीखने का अनोखा काल कहेगा तो ये क्या है? बाल्यावस्था के लिए कहा गया है। सीखने का अनोखा काल बाल्यावस्था काल एवं ब्रूस, ये आएगा। और कहेगा कठिन काल जीवन का तो क्या कहेगा? किशोरावस्था। किसने कहा है? किल प्रैक्टिस। क से कठिन, क से किल प्रैक्टिस, याद रहेगा। तो ये याद रहेगा।
ये याद रखेंगे सिगमंड फ्रायड जितना जो बनना होता है 4-5 वर्ष में बन जाता है। और एक और याद रखेंगे कथन कि आप मुझे कोई भी दो नन्हा बालक में उसे डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ, वो वाला कथन किसका है? वाटसन का। वो याद रखेंगे। हर्लॉक ने इसको क्या कहा है? अपीली कार्य या खतरनाक कार्य। ये हो गया। तो इसकी विशेषताएं हैं, खिलौने की आयु है, महत्वपूर्ण काल है, अतार्किक चिंतन की अवस्था है, अनुकरण द्वारा सीखता है, गामक क्रियाएं करता है, भावी जीवन की आधारशिला है और संस्कारों के निर्माण की अवस्था है। इतना याद रहेगा। यही देखिए विशेषताएं में लिखा है। शैशवावस्था भावी जीवन को प्रभावित करती है, ठीक, क्योंकि इसमें शरीर और मस्तिष्क सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। शारीरिक और मानसिक तीव्रता सबसे तेज होता है। मानसिक विकास 6 वर्ष में 90%, 3 वर्ष में 50% हो जाता है, ठीक। सीखने की दृष्टि से गैसल ने कहा है कि 6 वर्ष में उतना सीख जाता है जितना कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मिल के सीखता है। तो ये गैसल ने कहा है, ठीक। जिज्ञासा प्रबल होती है, ठीक। दोहराने की प्रवृत्ति होती है, पर निर्भरता पाई जाती है, यानी सहायता की भावना रहती है, ठीक। आत्म प्रेम की भावना किसने कहा है? तो फ्रायड ने कहा है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है, यानी जन्मजात प्रक्रियाएं करता है। सामाजिक नैतिकता का अभाव होता है। लड़कों में पितृ विरोधी ग्रंथि और मातृ विरोधी ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रा। लड़कियों में इलेक्ट्रा और लड़कों में आपिडस, यानी कि लड़कों का माता के प्रति प्रेम होता है और लड़कियों का पिता के प्रति, ठीक। काम की प्रकृति विकसित होती है। इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने यही तो कहा है। इलेक्ट्रा आपिडस याद करेंगे। लड़कियों में इलेक्ट्रा सीधा सीधा पूछेगा ऑप्शन में, तो ये लिखेंगे, ठीक। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष वाला है। ये आरंभिक विद्यालय की आयु। गंदी अवस्था कहेंगे तो ये होगा स्मार्ट एज, यही होगा। जीवन का अनोखा काल, देखिए काल एवं ब्रूस, यही याद रखना है। निर्माणकारी अवस्था है, इसमें तार्किक चिंतन की अवस्था है, ठीक। खेल और ट्रोली की अवस्था है। इसके बाद देखेंगे छद्म परिपक्वता, यानी झूठा परिपक्वता की अवस्था रास ने कहा है, ठीक। इतना याद रखेंगे। काल और ब्रूस ये एकदम याद रखेंगे, ये आ सकता है पूरा चांस है। इसके बाद क्या है? यही सब, ये सब लिख लेंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे साल भर से, तो ये सब लिख लेंगे। थोड़ा जल्दी वीडियो खत्म करते हैं। बहिर्मुखता आने लगती है, भाई बहन से झगड़ा करता है, ये सब है। रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। यौन ऊर्जा निष्क्रिय रहती है, संग्रहण की प्रवृत्ति रहती है, सामाजिकता का विकास होता है, रचनात्मक कार्य सीख जाता है, ये सब। किशोरावस्था देखते हैं तो लैटिन भाषा के एडोलसेंस से मिलकर बना है। तो उलझन की अवस्था है, दुखी अवस्था है, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है, और इसको गोल्डन एज और स्वर्ण काल भी कहा गया है, ठीक। अमूर्त चिंतन की अवस्था है। तो सबसे ज्यादा प्रबल दबाव और तूफान की अवस्था, ये बार बार पूछता है, तो स्टेनली हॉल का कथन है, ठीक। शारीरिक मानसिक विकास सामाजिक विकास होता है या अचानक होता है, ये दोनों चीज स्टेनली हॉल ने कहा है। अचानक वाला प्रबल दबाव, ये तो याद भी होगा आप लोगों को। किल प्रैक्टिस याद रखें, जीवन का सबसे कठिन काल, ठीक। वैलेंटाइन ने क्या कहा है? अपराध की नाजुक अवस्था, क्योंकि इसमें अपराध होता रहता है। विशेषता क्या है? किशोर इसमें पुरुषत्व को और इस किशोरी मातृत्व को प्राप्त होते हैं। लंबाई और विकास में फिर तीव्र वृद्धि देखने को मिलता है, यानी कि सबसे पहले शैशवावस्था में तेज और फिर इसके बाद बाल्या किशोरावस्था में तेज होता है, ठीक। संवेगों की प्रबलता रहती है, तभी न दबाव तूफान की अवस्था कहा गया है। फिर यौन ऊर्जा सक्रिय होती है, रुचियां स्थायी होती है। दिवा स्वप्न की भावना, दिवा स्वप्न पूछेगा किसमें होती है? तो किशोरावस्था में। घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था, विषम लिंगी आकर्षण किशोरावस्था, ठीक। नेतृत्व की भावना का विकास, वीर पूजा की भावना, ये सब क्या है? किशोरावस्था की। सीधा सीधा देगा क्वेश्चन में, वीर पूजा की भावना इनमें से किस अवस्था में होती है? तो किशोरावस्था में, ठीक। यही सब चीजें लिखा गया है। इसको देखेंगे, क्षेत्र की बात करेंगे तो शैशवावस्था में क्षेत्र क्या होता है? केवल परिवार यानी सीमित होता है। बाल्यावस्था में आएंगे तो परिवार प्लस विद्यालय होता है, और किशोरावस्था में आएंगे तो समाज भी जुड़ जाता है। तो क्षेत्र इसमें क्या है? सीमित है, थोड़ा बढ़ गया है, सबसे ज्यादा है। तो ये लिखा है क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ सबसे बड़ा होता है तो किशोरावस्था में। क्षेत्र सीमित किस में होता है? तो शैशवावस्था में। सीखने की गति तीव्र होती है, क्योंकि क्षेत्र सीमित होता है, तो किसमें है? शैशवावस्था। इसमें क्षेत्र बढ़ने के कारण सीखने की गति मंद हो जाती है, और इसमें क्षेत्र बढ़ने के कारण फिर सीखने की गति तीव्र होती है, तो किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्षेत्र बढ़ रहा है, समाज भी रहा है, लेकिन सीखने की गति थोड़ी तेज है, यानी बाल्यावस्था में सीखने की गति थोड़ी दिक्कत है। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा है, याद रखेंगे। किसने कहा सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को? तो वैलेंटाइन ने। अनोखा काल ब्रूस ने। कठिन काल किलपैट्रिक बताए हैं। ये हो गया चीजें। इसके बाद ये हो गया, ये देख लेंगे, भार देख लेंगे। 3 kg जन्म के समय वजन होता है। मस्तिष्क का 300 ग्राम होता है। हड्डियां 270 होती हैं जन्म के समय, बाद में 206 हो जाती हैं, ये याद रखेंगे बस। इसके अलावा अब शरीर हृदय की धड़कन जन्म के समय 140 बार,
फिर उसके बाद 72 हो जाता है बाद में। इसको छोड़ देंगे, ये सब कितना पढ़ेंगे, मेन चीज़ पढ़ते हैं बस, जो मेन चीज़ तो पढ़ ही लिया। अब इसके बाद सीधा आता है मानसिक विकास, ये सब भी कर लेंगे। संवेग को रहते हैं सम पर प्लस वेग, ये इमोवेड शब्द से बना है जिसका मतलब होता है उत्तेजित दशा, आवेग में आने की स्थिति। यानी संवेग मतलब भावना का बाह्य प्रकाशन हो जाता है, विचार का, ये बाह्य प्रकाशन, इसको क्या कहेंगे, संवेग होता है। यानी संवेग होता है भावनाओं का बाह्य प्रकाशन, संवेग कहलाता है। ठीक, संवेग व्यक्ति की गति आवेश में स्थिति आने के वुडवर्थ ने कहा है। विशेषताएं देखेंगे, ये सार्वभौमिक होता है, यानी सब में संवेग होता है। संवेग जन्मजात होते हैं और उत्पन्न होने पर शरीर में परिवर्तन होता है, या तो आंतरिक या तो बाह्य। ठीक, संवेगों के तीव्र होने पर विचार की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। ठीक, बुद्धि हो जाता है, बुद्धि क्या हो जाता है, जैसे संवेग होगा तो बुद्धि कम हो जाएगी। ठीक, यानी बुद्धि कम काम करता है। और संवेगों की व्यक्ति व्यक्तिगत होती है, यानी अलग अलग, जैसे एक व्यक्ति में क्रोध आया, दूसरे व्यक्ति में क्रोध आया, दोनों का रिएक्शन अलग अलग होगा, दोनों का अलग अलग रिएक्शन होगा, यानी बाह्य प्रकाशन अलग अलग है, एक जैसा नहीं होगा। ठीक, यानी संवेग अगर समान रहेगा तब भी व्यवहार क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी व्यक्तिगत होता है। प्रकृति अस्थायी होती है, भावना संवेग ये मूल प्रकृति से जुड़ी होती है। ठीक, भय क्रिया है तो इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, पलायन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक भावना संवेग का रूप धारण करे, छोड़ दीजिए ये सब। ये संवेग सुख और दुख दोनों से मिलता है। विलियम मैकडोवेल ने कितने प्रकार का संवेग बताया, 14 प्रकार का। ठीक, इसका पूछेंगे। और ये मूल प्रवृत्ति से जुड़ा रहता है। जैसे भय का मूल प्रवृत्ति क्या है, पलायन। क्रोध का क्या है, युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा है, तो इसको भी याद रखेंगे। सिगमंड फ्रायड ने 2 प्रकार का बताया संवेग, युयुत्सा और जिजीविषा, जीवन जीने की इच्छा और युद्ध करने की इच्छा, 2 प्रकार का बताया है। जन्म के समय वाटसन ने कितने प्रकार का बताया है, तो 3 प्रकार था। ये भी क्वेश्चन बार बार आया है, तीनों देख लेंगे। 14 प्रकार, सिगमंड फ्रायड 2 प्रकार, वाटसन 3 प्रकार। और जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेंगे, आज पढ़े होंगे तो रिवाइज हो रहा होगा। ठीक, इसके बाद ये देखेंगे, जन्म के समय संवेग बहुत ज्यादा होता है बच्चों में, तो बुद्धि बहुत कम कार्य करती है। फिर बाल्यावस्था में थोड़ा बहुत नियंत्रण हो जाता है, तो बुद्धि थोड़ा ज्यादा काम करती है, संवेग कम बाहर निकलता है। और किशोरावस्था में हम लोग संवेग कम बाहर निकलते हैं, तो बुद्धि का विकास ज्यादा हो जाता है। ठीक, इसमें ये हो गया। इसके बाद ये हो गया सामाजिकरण, संवेगों पर नियंत्रण बुद्धि के द्वारा होता है। द्वेष की भावना विकसित होती है, इच्छा की पूर्ति न होने पर निराशा उत्पन्न होती है, इससे भी संवेग होता है। तो ये सब हो गया। शैशवावस्था में वर्तमान का भय से परिचित रहता है, सफलता का भय बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में भविष्य का भय हो जाता है। ठीक, तो वर्तमान का भय क्या होगा, बाल्यावस्था। तो इतना आप लोग बस पढ़ लेंगे तो बहुत है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग तमाम परिभाषाओं की बात करेंगे, इसको पहले अपलोड कर देंगे। देखिए आजकल नेट बहुत ज़्यादा स्लो है, तो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कल हमको 7 से 8 घंटे लग गया एक वीडियो अपलोड करने में, इसीलिए लेट हो गया। और थोड़ा यहाँ पे कार्यक्रम भी चल रहा है कुछ, तो आवाज़ थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है, तो इधर उधर जाके वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।